लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस के बारे में स्टडी करी। रेजोनेंस क्या होता है वो समझा। रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्यों एराइज होता है हमने इस बात को समझा। हमने ये देखा कि इंटरनली जब रेजोनेंस होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इंटरनली जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करते हैं, हमने इसका विजुअलाइजेशन देखा। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उसके कारण क्या इम्पैक्ट आता है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो मैं बोलूँगा कि हमने एक सेंस डेवलप किया अबाउट रेजोनेंस इन लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे। जब मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, तो ये जो टॉपिक है ना यार, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये जो प्रॉपर्टीज है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस को देख रहे होते हैं वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ही यूज कर रहे होते हैं। गोइंग फॉरवर्ड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हम रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो ये जो लेक्चर है अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे बहुत अच्छे से आप देखो। एक और चीज़, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्टेप पीछे जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट लेक्चर का लिंक रख दिया है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो, उसको समझो और फिर यहाँ पे वापस आओ और फिर प्रॉपर्टीज को। पहला जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है टू एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल वी ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहली चीज आती है कि यार जो स्ट्रक्चर्स, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो कि बेसिक रूप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, तो वो क्यों होता है। मैं पहले एक सिंपल डेली लाइफ से एग्जांपल लेता हूं और फिर हम इस वाले प्रॉपर्टीज पे आएंगे। देखो यार, एज ए स्टूडेंट जब हम घर पे होते हैं तो हम नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में बैठे होते हैं, इतना ज़्यादा ये नहीं रहता कि बाल सही है नहीं है, हम कैसे भी बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं एंड ऑल। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम कैजुअल ड्रेस में नहीं बैठ सकते, राइट, हमें स्कूल ड्रेस में जाना होता है। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें एक अच्छा नया जो हमारे पास ड्रेस होता है उस ड्रेस में जाना होता है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग, एक स्टूडेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो अपना अपीयरेंस है वो चेंज कर ले रहा है, इवन बिहेवियर भी अपना चेंज कर ले रहा है। घर पे जो बिहेवियर होती है वो स्कूल के बिहेवियर से अलग होती है, अगर पार्टी है, फ्रेंड्स की पार्टी है, तो उसमें बिहेवियर थोड़ी अलग होती है, राइट। एक ही इंसान अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर दिखा रहा है, अलग अलग अपीयरेंस है, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल ये जो चारों अपीयरेंस है ना, जो तीनों अपीयरेंस है ना, ये ह्यूमन को, स्टूडेंट को एज अ ह्यूमन बीइंग डिफाइन करता है कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग हो। मतलब क्या है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपका जो बिहेवियर है, आपका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गया, राइट। क्यों चेंज हुआ ये चीज अगर मैं इसको रिलेट करूं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल में भी क्या होता है ना यार कि एक स्ट्रक्चर जो है वो सारे प्रॉपर्टीज को नहीं दिखा पाता। एक स्ट्रक्चर क्या होता है वो सारे प्रॉपर्टीज को नहीं दिखा पाता। तो मॉलिक्यूल भी क्या करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उसका जो रिलेशनशिप होता है उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्यों एग्जिस्ट करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर में, अगेन टू शो डिफरेंट बिहेवियर, टू एक्सप्लेन डिफरेंट बिहेवियर, टू एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक इन दिस केस बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। हम कुछ एग्जांपल लेके ऐसे करेंगे, ये जो एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और फिर हम इसको रीइटरेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये कार्बोनेट एनायन का स्ट्रक्चर है, CO3 2- का। अब हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये जो भी चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी गिव सम नेम टू दिस बॉन्ड। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ए बी एंड सी, राइट। देखो अभी हम जो हमारा पहला टारगेट है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर को समझना। क्विकली हम समझते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो सी के न्यूक्लियस से ओ के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। फिर से सी के न्यूक्लियस से इस ओ के न्यूक्लियस का जो लेंथ होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। सेम हियर, सेम हियर, राइट। तो बेसिक रूप से बॉन्ड लेंथ जो हो जाता है वो हमें समझ में आ गया कि बॉन्ड का कितना लेंथ है, वो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, सिंपल, राइट। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज बॉन्ड लेंथ। एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए अबाउट बॉन्ड लेंथ इज कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसका जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, उसका जो लेंथ होता है बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये वाला फैक्ट हमें पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ, लेंथ के टर्म में जब हम बात कर रहे हैं तो किसके टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में, ओके। अब आती है दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना वो स्टेबिलिटी की बात करता है कि कोई बॉन्ड जो है वो कितना स्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सिंगल बॉन्ड तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो एक सेंस बनता है ना यार कि ट्रिपल बॉन्ड जो होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन सिंगल, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, राइट। तो जितना लाइन है, जितना बॉन्ड है उसको हम एक नंबर में रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसी को हम बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेंथ बताता है उस बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा देन इसको तोड़ना, राइट।
तो ये बॉन्ड ऑर्डर का हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस। नाउ तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे रेजोनेंस जो है इसमें हमारा हेल्प कर रहा है। तो यार अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार ए का जो है मतलब ये मॉलिक्यूल हमने कार्बोनेट एनायन दे रखा है और पूछा है कि ए जो है ना, ए वाले पोजीशन पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड है, चाहे ऐसा ले लेते हैं अपन। जो मैं बोलता हूँ कि कार्बोनेट एनायन है, उसमें हमें ए और बी को कंपेयर करना है। हमें क्या करना है, ए और बी को कंपेयर करना है, तो कौन बड़ा होगा? तो यहाँ पे बोलोगे यार कि आपने अभी-अभी बोला कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, तो ए जो हो जाएगा इस वाले केस में बड़ा हो जाएगा बी से। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो उल्टा हो गया यार, ए छोटा होगा बी से, डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। अब ये क्या है यार, अगर किसी ने ऐसा मॉलिक्यूल बना लिया, किसी ने ऐसा बना लिया, किसी ने ऐसा बना लिया, तो आंसर्स तो डिफरेंट आ गए। होता क्या है, एक्चुअल क्या है? और जानते हो एक्चुअली एक्चुअली जो है ना, जब हम लेबोरेटरी में पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये तीनों ही बराबर है आपस में। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। हाउ कम? देखो यार, तो ये चीज़ ऐसा है, अब ये रेजोनेंस ही इसको एक्सप्लेन करेगा। कैसे, ये हम आएँगे, पहले हम बॉन्ड ऑर्डर को एक बार समझ ले, बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर कर ले ए और बी के बीच में। तो हमने इसको इसमें कहाँ ये वाला किसका कंपैरिज़न किया था? बॉन्ड लेंथ को। अभी हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को कंपैरिज़न करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इन दोनों में से किसका बड़ा होगा? अभी हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर सेकंड का 2 होता है, थर्ड का 3 होता है और 1 का 1 होता है, सिंगल का 1 होता है। तो हम बोल देंगे कि बी जो है ना, वो बड़ा है किससे? ए से, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए जो है ना वो बड़ा हो जाएगा बी से और ए जो है वो बराबर हो जाएगा बी के। अगेन 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 अब यहाँ पे जब हम देखते हैं लेबोरेटरी में, जब हम पता करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, वो सारा बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम 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 है, राइट? तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे यहाँ पे सेम आ रहा है, इसके बारे में समझते हैं अपन रेजोनेंस से। देखो यार, जो अगर हम जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, वो एवरेज होता है इस प्लेस पे कितना बॉन्ड आया उसका। फिर से, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो एवरेज होता है इस प्लेस पे कितना, इस पर्टिकुलर ए पोजीशन पे जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उस पे कितना बॉन्ड्स आया उसका एवरेज होता है क्या, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 1, यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 1, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गया 4। तो 4 डिवाइडेड बाय कितने हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल है यहाँ पे, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स 3। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो हो गया 1.333, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली 1.34 लिख सकते हैं। ओके, तो ये चीज हमारे पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर्स। अब हम अगर हम बोले कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था, एक के लिए हम एक लिखते थे, दो के लिए दो लिखते थे, थ्री के लिए थ्री लिखते थे, थ्री बॉन्ड के लिए। अगर 1.3 है, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ना ही ये एक है, ना ही ये एक है, ना ही दो है, एक और दो के बीच में है। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने एक सॉलिड लाइन ड्रॉ किया है, मैंने एक सॉलिड लाइन ड्रॉ किया है, मैंने एक सॉलिड लाइन ड्रॉ किया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉन्ड को, और ये डॉटेड लाइन जो है ना वो 0.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो जो बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर जैसे यहाँ पे अब हम कंपेयर करें, बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों का सेम है, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम हो गया, राइट? क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 1 है तो बॉन्ड लेंथ भी 1 1 हो जाएगा। वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर अगर 1.33 है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है। जो कि अब हम जो देखो लेबोरेटरी में हमें ये पता चल गया था कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम है। लेकिन इसका जो प्रूफ है वो रेजोनेंस देता है। कैसे देता है? इस तरीके से, जो एवरेजिंग कंसेप्ट है उससे रेजोनेंस दे रहा होता है। बाय द वे, मैं भूल गया था कि ये सिंबल के बारे में डिस्कस करना। ये सिंबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है कि ये इससे रेजोनेंस में है, मतलब ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, ये कहने का मतलब होता है इस सिंबल का। सिमिलरली यहाँ पे भी तो हमने बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर को समझा कि किस तरीके से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस के इस स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करते हैं, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन कर देता है। सिमिलरली हम स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं यार। देखो यार, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की ना, तो स्टेबिलिटी क्या होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर? तो एक चीज हमें स्टेबिलिटी के बारे में, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात करी थी कि मान लेते हैं कि एक ए है, ठीक है, और एक बी ए है, ठीक है, ऐसा है कुछ कंडीशन, हम ये मान के चल रहे हैं ऐसा है कुछ। नाउ भी कोई कोई बंदा है जो कि ई प्लस है, कोई बंदा है जो ई प्लस है, तो वो कहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा? सबसे पहले
तो हमें तो बोलेगा, हमें तो लगेगा कि कहीं भी अटैक कर दे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक एक नया यहाँ पे फ्लिपिंग का कंसेप्ट लेके आता हूँ, एक नया डीलोकलाइजेशन कंसेप्ट लेके आता हूँ जो कि रेजोनेंस हमें बताता है। तो ये जो बंदा है ना, ये इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं कि फ्लिप हो रहा है, कभी बी के पास जा रहा है, कभी ए के पास आ रहा है, कभी बी के पास जा रहा है, कभी ए के पास आ रहा है, कभी बी के पास, कभी ए के पास, कभी ये जो है ना फ्लिपिंग चल रहा है, फ्लिपिंग चल रहा है। अब जो है, अब बताना है हमें कि ई कहाँ पे अटैक करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे कि ए पे अटैक करेगा, क्यों? ए पे स्टेबल है, राइट? ए पे ही इसको ये आएगा, इसको ए पे ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यहाँ पे इसे मालूम नहीं कि ए पे जाना है कि बी पे जाना है, 50-50। यहाँ पे 100% है कि ए पे मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे 50-50 हो गया। मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा हो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर वो रिएक्ट ना करे, जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी बात करी जाती है इन द सेंस कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर कम रिएक्ट करेगा, नहीं रिएक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं तुम ज़्यादा स्टेबल हो देन वो जो रिएक्ट कर लेता है उससे। तो ये जो मॉलिक्यूल हो गया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लिप कर रहा है, कभी बी पे आ रहा है, कभी ए पे आ रहा है, कभी बी पे आ रहा है, कभी ए पे आ रहा है, या इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इससे, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ था जिसके कारण से स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव कर रहा है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें, इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें, स्टेबिलिटी आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे कि स्टेबिलिटी क्या होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम, कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ही जगह पे मिल गया कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल को, एक कोई बंदा है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो आके अटैक कर देगा, ठीक है? अगर वो फ्लिप कर रहा है तो इसको प्रोबेबिलिटी रहेगा 50% यहाँ, 50% यहाँ, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है थोड़ी सी बढ़ गई। और हम बोलेंगे कि एक और यहाँ बी दे देते हैं ना, 3-4 बार हो जाएगा, 33% ही इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो हाँ, आंसर इज सेम, कि हाँ अगर ये मान लो कि यहाँ पे जाता है, फिर ये यहाँ पे जाता है, तो 33% इन तीनों पे रहेगा, और ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, राइट? तो हम क्या देख रहे हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बीजी है, और यहाँ पे जो हम बीजीनेस की बात करें, डीलोकलाइजेशन मतलब इधर उधर घूम रहा है, जा रहा है इधर उधर, राइट? उसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में हम डीलोकलाइजेशन बोलेंगे, रेजोनेंस के टर्म्स में हम इसको डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बीजी होगा, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। मान लेते हैं कि CO3 2- का अगर स्ट्रक्चर ऐसा ही होता, तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे फिक्स है, समझ रहे हो? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स है। कोई बाहर का एक बंदा आया, इलेक्ट्रोफाइल नाम का, वो आया और इस पे अटैक कर दिया, रिएक्शन कर लिया, इसको बहुत अच्छे से इजी वे में मिल गया, 100% चांस है कि यहाँ पे मिल ही जाएगा, यहाँ पे मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि यहाँ पे अभी है, बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है ही नहीं। अब ये बंदा कंफ्यूज होगा, इसके लिए 50% फिर से हो गया, राइट? इन दोनों को अगर ये देखेगा, तो ये तीसरे को देख लिया, राइट? फिर से इसको एबिलिटी मिल गई। तो हम बोलेंगे कि तीन तीन जगह पे, तीन मतलब 2/3, मतलब ऐसा चांस है इसका। इसका चांस कितना है? 2/3 का चांस है, राइट? समझ पा रहे हो कैसे बोल रहा हूँ 2/3? तो ये जो परसेंटेज हो गया ना वो 66% हो गया। 66% चांस है, अगर ये तीनों स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देन अगर हम ये केवल देखें कि एक ही ऐसे ही फिक्स रहता, तो इसमें 100% चांस होगा, हो रहा होता। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जितना ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना अराउंड, उतना ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो मूवमेंट है, 3 हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, और जिससे कि हमारा जो स्टेबिलिटी निकल के आया है नेगेटिव चार्ज का, वो 2/3 आ गया है। मतलब 2 पोजीशन है जहाँ पे अटैक हो सकता है, और 1 पोजीशन है जहाँ पे अटैक नहीं हो सकता। तो 2/3 हो गया, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ये 66% हमारे पास चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैक कर सकता है यहाँ पे या यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो देख सकते हैं ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण जो चांस है वो घट गया है। तो स्टेबिलिटी अगर इसकी बढ़ी है, जो स्टेबिलिटी है उसकी बढ़ी है, 100% चांस था पहले, अभी 66% चांस है, तो रिएक्टिविटी क्या होगा? घटेगी, क्योंकि अब ये कम रिएक्टिव है। अगर ज़्यादा रेजोनेंस है इसके अंदर, तो रिएक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हमें स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी समझ में आ गया है, आई गेस सो। अगला जो है हमारा वो है शेप। तो शेप जो है वो कैसे, देखो यार, जो वीवीटी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ते हैं इन केमिकल बॉन्डिंग, वो एक्सप्लेन करता है कि जो ये मॉलिक्यूल है ना, जो हाइब्रिड है या कोई भी मॉलिक्यूल, इन सब में से जो भी स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये एक्सप्लेन करता है। और रेजोनेंस भी इसको सपोर्ट करता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि रेजोनेंस तभी होता है जब जो मॉलिक्यूल होता है वो पैरेलली प्लेस्ड होते हैं। हाँ, जब जो पी ऑर्बिटल है हमारा, पैरेलल पी ऑर्बिटल के अंदर ही रेजोनेंस हो रहा होता है। तो ये क्योंकि ये पैरेलली प्लेस्ड है, तो ये क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस भी इसको सपोर्ट करता है कि हाँ, सेम प्लेन में ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस, ये सेम प्लेन में होगा, और अगर ये सेम प्लेन में है तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर हो रहा होगा।
तो मोटे-मोटे तौर पे हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड शेप के बारे में बात करी। देयर कुड बी सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि रेजोनेंस सपोर्ट करेगा। गोइंग फॉरवर्ड हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और समझेंगे। अभी के लिए हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेंस। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है यार कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स सो वी कैन नॉट आइसोलेट इट एट एनी टेम्परेचर। ये जो है ना स्ट्रक्चर्स जो अभी हम देख रहे थे ऊपर में, वो हाइपोथेटिकल है, वो हम देख नहीं सकते। सब लोगों ने बस एक एजम्पशन पे बनाया है कि ऐसा हो रहा होगा। एक्चुअली में जो है ना, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कौन सा स्ट्रक्चर है? ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना, ये वाला, ये हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, राइट। तो ये एक्चुअली ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने ऊपर में स्ट्रक्चर्स देखा वैसा स्ट्रक्चर्स रह रहा होगा। कब? जब हम मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस तरीके का रह रहा होगा। हमने किसी ने देखा नहीं है और हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में सेपरेट नहीं कर सकते। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। रीज़न क्या है? रैपिड इंटर कन्वर्जन। वो बहुत तेज़ी में कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे के अंदर, इतना तेज़ी में कि उसको देखना, उसको पकड़ पाना, किसी टेम्परेचर पे सेपरेट कर पाना इज़ इम्पॉसिबल, राइट। और ये जो है कैसे हमें पता है कि फिर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी में केवल जा रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से? ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि हाँ, ऐसा होता है। ये एक्सपेरिमेंटली लोगों ने लेबोरेटरी में फाइंड किया है। तो मोटे-मोटे तौर पे सिंपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। वो हाइपोथेटिकल ही है, लेबोरेटरी में ड्रॉ किया गया है, लेबोरेटरी में थॉट किया गया है उसके ऊपर। और स्ट्रक्चर वी कैन नॉट आइसोलेट इट एट एनी टेम्परेचर। हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। जो अगला है हमारा तीसरा जो है वो कहता है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल लाइज इन फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, जो भी अभी मैंने बताया कि एक्चुअली मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिड के फॉर्मेट में लाइज करता है। एज देयर इज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ मॉलिक्यूल। इसके बारे में हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में। तो यार देखो, कैकुले का जो बेंजीन था उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे। तो जो बेंजीन अभी हम देखते हैं ना, ये वाला जो बेंजीन अभी हम देखते हैं, मे बी अगर आप बेंजीन पहले देखे हो इसका स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है ये भी रेजोनेंस में होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, गोइंग फॉरवर्ड हम ये लर्न करेंगे। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का रेजोनेंस में हो रहा होता है। कौन? बेंजीन, राइट। और इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके का इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट कार्बन। नाउ अब क्या है ना कि कैकुले के बेंजीन, ये कैकुले का स्ट्रक्चर है। तो इससे पहले ना बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंटली हुआ करता था। बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरह से एज्यूम करते थे। कैकुले का जो हिस्ट्री है, कैकुले बोलते हैं कि उनको एक दिन सपना आया था, ड्रीम आया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और जब इन्होंने ऐसा ड्रॉ किया और बेंजीन के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करी ऐसे बेंजीन के साथ, ऐसे स्ट्रक्चर के साथ, तो ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉपर्टीज तब नोन थे वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होने लग गए थे इस वाले स्ट्रक्चर के साथ। और फिर लोगों ने इस वाले जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ ये जो है ना, ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, और इसको एक्सेप्ट, ये जो है ना, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। एक्चुअली बेंजीन ऐसे लाइज करता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसको भी ऐसे ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ये जो है ना वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में एक्चुअली लाइज करता है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये इस कार्बन के पास है, इस कार्बन के पास है, राइट, ये दोनों। और ये जो कार्बन है यहाँ वाला, जो दो कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये कुछ भी नहीं है इसके पास। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस दोनों के बीच में कार्बन आ गया, राइट, जो डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। तो ये बोलता है कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है इंस्टीड ऑफ कि कभी कहीं पे हो कहीं पे ना हो। जहाँ भी रेजोनेंस, जो भी कार्बन रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं उसमें ये यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई कि इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब सारे कार्बन के पास इक्वली चीजें हो रही होंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं अपन। अगला प्रॉपर्टीज कहता है एनी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम मस्ट नॉट बी चेंज। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, हम अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस अभी पढ़ रहे हैं, बाद में हम मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ना जो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर हम इस केस में देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp2 है। अगर हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो बेंजीन होता है उसमें sp2 होता है। कैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पता चल रहा है मेरे को, ये ओवर द टाइम जब आप केमिकल बॉन्डिंग पर होगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप मान के चलो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और कोई भी इफेक्ट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, और रेजोनेंस लगने के बाद जो है ये पहले यहाँ पे था और अब ये यहाँ पे आ गया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अब चेंज हो गया? नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन
अभी भी sp2 ही होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में हमने अभी तक देखा था किस किस के बारे में, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। तो ये चीज रेजोनेंस में है, सेम एप्लीकेबल फॉर इच टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो हमारा 5 और 6 है ना, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा ग्रेट डिटेल में स्टडी तो नहीं करेंगे, बस मैं बोल दूंगा कि किस तरीके से ये क्या हो रहा है। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड लेस स्टेबल कंट्रीब्यूट लेस। तो बेसिक रूप से अब हम क्या करते हैं ना, गोइंग फॉरवर्ड हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है। अभी हमने कार्बोनेट एनायन का स्ट्रक्चर देखा, 3 स्ट्रक्चर था हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। तो उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जब हम वो बात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ना, जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किससे, हाइब्रिड के अंदर। और जो लेस होता है वो लेस कंट्रीब्यूट करता है किसमें, हाइब्रिड के अंदर। तो ये बात हम गोइंग फॉरवर्ड पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज मैं चाहूँगा कि आप अगर इस चीज़ों को नोट कर रहे हो कहीं पे तो नोट कर लो, हम बाद में इस चीज़ को बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक होगा अलग से जिसमें कि हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होंगे। सिमिलरली वो दूसरा अगला जो हमारा पॉइंट है वो है द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। अगेन इस चीज़ की भी बात हम करेंगे जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है उसको जानना शुरू कर देंगे, उसको देखना शुरू कर देंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे। तो वंस वी विल बी एबल टू सी कि कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ एक बार हो जाएगा ना यार, तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी क्या है और ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे वहीं पे उसी लेक्चर के अंदर जहाँ पे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी को बता रहा हूँगा उसमें। तो इस वाले लेक्चर में यहाँ तक इतना ही। लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू।